हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। पहला नंबर चैप्टर में है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका हम लोग कुछ भाग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार ये हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार से पनपा या उभरा, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद है क्या। पहले इसको डिस्कस करते हैं। राष्ट्रवाद का कोई एक डिस्कशन नहीं है, मतलब डिफिनेशन नहीं है। इसे जो जिस प्रकार से देखता है वो उस प्रकार से बताता है। जैसे कि राष्ट्रवाद कहते हैं हम किसको हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, यानी सभी लोगों का एकजुटता के साथ राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव को दिखाना ही राष्ट्रवाद है। यानी राष्ट्र का कुछ भी हो, राष्ट्र के प्रति अपने आप को दर्शाना है, राष्ट्र के लिए अपने आप को दर्शाना। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि राष्ट्रवाद का अगर निर्माण कैसे हो रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद लोगों में कैसे आ रहा है, लोग राष्ट्रवाद से कैसे परिचित हो रहे हैं और राष्ट्रवाद को कैसे अपना रहे हैं। अगर हम लोग मध्य 18वीं सदी को देखें तो उसमें अभी जो राष्ट्र राज्य देखने को मिलते हैं यूरोप के मानचित्र में, वो मानचित्र नहीं दिखेगा। अगर हम लोग 18वीं सदी का यूरोप का मानचित्र देखें, 18वीं सदी का अगर यूरोप का मानचित्र देखें तो हम लोग को यूरोप दो भागों में विभाजित हुआ दिखता है। एक है डचेस के वहाँ और एक है कैंटनों के वहाँ। एक डच प्रांत है, यानी डचों का जो एक समूह है वो एक डच प्रांत वाला जगह बन गया, और कैंटनों का जो एक समूह है वो कैंटनों का एक प्रांत बन गया, जो अपने अपने शासक के द्वारा स्वायत्तता के अनुसार शासन किया जा रहा है। यहाँ पर निरंकुश राजतंत्रों का एक अधीन है, यानी निरंकुश राजतंत्र यहाँ पर है। और यहाँ पर अलग अलग लोग, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। लोगों का समूह तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर प्रमुख अगर देखा जाए तो डच जगह पर डचों का प्रभुत्व था। और इन लोगों में जो है अगर देखा जाए तो डचों को और कैंटेनोज के समूह में अगर देखा जाए तो दोनों में एकता बहुत ही कम थी। दोनों में जो एकता था वो लोग आपस में एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि डच के जो समूह था वो डच का समूह एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, यानी डचों के जो लोग थे, डच राज्यों में जो लोग रहते थे, वे लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, वे लोग अलग अलग संस्कृति को अपनाते थे। और उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कैंटेनोस में भी यही रवैया था। वे लोग भी अलग अलग संस्कृति से सब कोई थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, जिससे उन लोगों में एक समूह और इन लोगों में एक समूह उत्पन्न नहीं हो पा रही थी। अगर देखा जाए हम लोग को तो किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट होने के लिए हमें क्या करना होता है, भाषा को, संस्कृति को अपनाना पड़ता है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो किसी नेता के द्वारा भारत आकर क्या किया जा रहा है, मान लीजिए ब्रिटेन से कोई नेता आ रहा है या अमेरिका से कोई नेता आ रहा है, तो वो जिस राज्य में जाता है उस राज्य का भाषा बोलने का प्रयास करता है, या हमारे देश का भाषा बोलने का प्रयास करता है, हिंदी बोलने का प्रयास करता है। अगर जो बाइडेन भारत आ रहे हैं और किसी जगह पर सामूहिक भाषण देना चाहते हैं तो उस भाषण में पहला वो हिंदी शब्द ही यूज़ करना प्रारंभ करते हैं कि नमस्ते या कुछ दूसरा कुछ, जिससे कि लोगों के साथ लगे कि ये हमारे ही लोग हैं, कनेक्शन बने। तो इसी प्रकार कनेक्शन अगर देखा जाए तो डच और कैंटनूस में नहीं था। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रिया और हंगरी में शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों के जनसमूहों को जोड़कर बना हुआ था। यानी जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था तो वहाँ पर जो है ना, हैब्सबर्ग साम्राज्य में ऑस्ट्रिया और हंगरी के लोग थे, वहाँ पर अलग अलग जनसमूह थे, लेकिन ये लोग आपस में नहीं कर पा रहे थे। जो हैब्सबर्ग में जो ऑस्ट्रिया के लोग और हंगरी के लोग थे, क्योंकि उन लोगों का भाषा अलग था, संस्कृति अलग थी। इसमें
एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड और इलाके के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ कि कुलीनबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। यहाँ पर अधिक लोग क्या करते थे, जर्मन भाषा बोलते थे, लेकिन कुछ अल्पसंख्यक ऐसे भी थे जो जर्मन भाषा नहीं बोलते थे। जैसे कि हैम्सबर्ग में लंबार्डी और वेनेसिया जैसे राज्य थे जो क्या कर रहे थे, जो कि इतालवी भाषा यानी इटली का एक भाषा है जिसे हम इतालवी भाषा बोलते हैं, वे लोग प्रयोग करते थे। यानी हैब्सबर्ग में पहला जो समूह बन रहा है वो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो क्षेत्र है, जहाँ पर एल्प्स का टिरल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड इलाके हैं, जहाँ पर जर्मन भाषा बोलते हैं, जबकि और लंबार्डी और वेनेसिया जैसे जगहों पर लोग इतालवी भाषा बोलते हैं। और हंगरी में जो है ना, आधे लोग क्या करते थे, मैग्यार भाषा बोलते थे, और बाद बाकी लोग जो थे और अन्य जो लोग थे वे लोग अलग अलग दूसरे प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते थे अपने अपने स्थानों पर बात करने के लिए, जिससे कि भाषाओं का एक अ, मतलब एक वितरण हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग भाषा लोग बोल रहे हैं। अब अलग अलग भाषा के कारण क्या हो रहा है, लोगों में कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, लोगों में जो एक आकर्षण बनना चाहिए, लोगों के बीच बात करने का, इंटरेक्ट करने का जो जगह होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है लोगों से, जिससे ये लोग अपने आप को एक साथ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृषि कर रहे हैं,